अब जो अगली बिट आई जीरो, जीरो का अगले के साथ करेंगे तो आएगा 1, ठीक है। फिर जो 1 आया उसके साथ जीरो के साथ करेंगे तो 1 का जीरो के साथ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 1 का जीरो के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी 1 0 ट्रिपल 1 जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आई होप आपको समझ। नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में वैकेंसीज आ चुकी है, पॉलिटेक्निक लेक्चरर की वैकेंसी आ चुकी है। अप्रॉक्सीमेटली 543 वैकेंसीज है दोस्तों। तो मैं आज आपको इसके एमसीक्यूज कराने वाला हूँ। मैंने लास्ट ईयर का पेपर देखा है अभी, ठीक है। और ये जो है फर्स्ट पेपर है, इसमें जीके वगैरह का पोर्शन है, जीके का पोर्शन है प्लस कंप्यूटर साइंस वाला जो पेपर है पार्ट 2। मेनली हम लोग अभी कंप्यूटर साइंस वाले पेपर पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने इसके पीवाईक्यूज ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिए हैं एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल पे। तो बिना देरी के दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आता रहेगा। जितने भी मैं जो पीवाईक्यूज डालूंगा प्रीवियस ईयर के पे जो पेपर है मैं अभी अपलोड करने वाला हूँ काफ़ी सारे। यूपीएससी की भी ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारे पेपर अपलोड कर दिए, ठीक है। जो असिस्टेंट डायरेक्टर वाला एग्जाम है उसके मैंने अपलोड किए हैं, तो वो भी आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। और उसके अलावा जो अभी यूपीपीएससी वाला जो पॉलिटेक्निक वाला जो एग्ज़ाम है दोस्तों, पॉलिटेक्निक लेक्चरर वाला, उसके पीवाईक्यूज मैं शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। तो बिना देरी किए दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। ये पेपर जो होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, इसलिए मैं मोस्टली जो क्वेश्चन है पॉसिबल ही होगा तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके चलूँगा। तो अज्यूम द फॉलोइंग सी वेरिएबल, एक सी वेरिएबल आपको दिया हुआ है, ठीक है। दो बेसिकली वेरिएबल दिए हुए हैं, एक पॉइंटर दिया हुआ है A10 और एक भी 2D एरे दिया हुआ है एक तरह से, ठीक है, 2D एरे। अब among the following expression which will not give the compile time error if used as left hand side of assignment statement of redundancy, इनमें से कौन सा जो है दोस्तों कंपाइल टाइम एरर नहीं देगा। तो बेसिकली अगर हम A2 को डायरेक्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि इसकी साइज जो है वो A10 है, 10 साइज का वेरिएबल लिया है, तो मैं A2 यूज़ करूँगा तो सिंपल सी बात है कि ये मुझे अलाउ करेगा। ऐसे ही जो मुझे फोर्थ ऑप्शन है B23 जो कि 2D एरे है, तो ये भी मुझे अलाउ करेगा। यानी फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन तो मुझे अलाउ करेंगे। अब मुझे देखना है सेकंड और थर्ड में से क्या मुझे अलाउ करेगा नहीं करेगा। तो दोस्तों क्योंकि ये पॉइंटर एरे है, ठीक है, तो अगर मैं A23 जो है सी लैंग्वेज में दोस्तों, इसको हम बेसिकली ऐसे भी लिख सकते हैं A2 और फिर +3, ठीक है दोस्तों, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। तो अगेन A2 जो है ये अलाउ करेगा, जो भी इसकी 2 पे वैल्यू होगी, ये भी मान लो 5 है, +3 अपन इसको अप्रॉक्सीमेटली ऐसे लिख सकते हैं। तो आउटपुट जो आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली 8 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 भी अलाउ करेगा, ठीक है। बट अगर B1 अगर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, क्योंकि ये जो है ये 2D एरे है दोस्तों, यहाँ पे हिंदी में भी आप देख सकते हैं ये 2D एरे है और मैं डायरेक्ट B1 लिख रहा हूँ, तो ये मुझे अलाउ नहीं करेगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 अलाउ नहीं करेगा, 1, 2 एंड 4 जो ऑप्शन मुझे अलाउ करेंगे। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो ये इसके ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आप देख भी पा रहे हैं, मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है आपको कि A2 एरे है 2 पॉइंटर का, ठीक है, इसलिए A2 तो वैलिड होगा, A23 भी वैलिड होगा, क्योंकि जो सी लैंग्वेज होता है दोस्तों उसमें हम इसको x + y को सिंपली A2 + 3 लिख सकते हैं दोस्तों। ये यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है आपको, ठीक है। और B का जो है 2D एरे है, तो ये B1 तो इनवैलिड हो जाएगा, और जो B2 है 2D एरे है इसलिए B2 वैलिड होगा। इसलिए जो ऑप्शन यहाँ पे होंगे दोस्तों वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे 1, 2 एंड 4, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए पे आप टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब आते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों ये सेम पेपर ही है, ठीक है, जो यहाँ पे पेपर 2 है, यानी जो अपना कंप्यूटर वाला पेपर है, इसमें जीके के क्वेश्चंस भी हैं काफ़ी सारे, तो वो भी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बट अभी मैं कंप्यूटर वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ, जीके वाले क्वेश्चन मैं भी आपको बाद में करा दूंगा। तो आप देख पा रहे हैं सेम पेपर है यहाँ पे भी, ठीक है, और सेम सेट ऑफ क्वेश्चन ही है, तो वही मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ। और यूपीएससी की ऑफिशियल साइट से लिया गया है ये, आप देख पा रहे हैं UPPSC है up.up.nic, इन पे जो पेपर है वही हम देख रहे हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होने वाला है। तो इंट मेन है, अब मैंने एक इंट वेरिएबल इंडेक्स करके यूज़ कर लिया है, इसको मैं फॉर लूप में असाइन कर रहा हूँ, जहाँ पे इंडेक्स i से स्टार्ट हो रहा है 1 से, <= 5, यानी ये 5 टाइम जाएगा, <= है, अगर इक्वल टू नहीं होता तो ये 4 टाइम रन होता, बट इक्वल टू यानी जो कंडीशन है 5 बार रन होगी, और हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं एक एक वैल्यू से। उसके बाद प्रिंट कर रहे हैं %d, सी का क्वेश्चन है, यानी कि हम क्या वैल्यू कर रहे हैं, पर्टिकुलर जो इंडेक्स है उसकी वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे टाइप हमने मेंशन कर दिया, और %d का मतलब उसकी जो वैल्यू है उसको हम प्रिंट कर रहे हैं। इफ इंडेक्स इज = 3 देन कंटिन्यू। सबसे पहले क्या होगा कि ये जो पहली वाली केस है, पहले वाले केस में इसकी वैल्यू 1 आएगा, ठीक है, तो 1 आएगा तो क्या होगा, ये प्रिंट हो जाएगा 1, ठीक है। सेकंड वाले केस में ये यहाँ पे 2 आएगा तो 2 भी प्रिंट हो जाएगा। थर्ड वाले केस में प्रिंट हम लोग पहले ही कर रहे हैं, इसलिए 3 भी प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे इंडेक्स = 3 है, कैचअप हुआ, वैल्यू कंटिन्यू होगा, यानी लूप कंटिन्यू जाएगा। अगर वो इक्वल नहीं भी होता तो भी वो
जो एक्सटर्नल लूप है वो तो जाता ही, क्योंकि एक्सटर्नल लूप यहाँ पे है। अब जब वैल्यू 4 हो जाएगी तो ये 4 भी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, और इक्वल नहीं है तो भी इस कंडीशन से वेरीफाई नहीं करेगा, बट इस लूप के अंदर ही नहीं जाएगा वो, तो बाहर वाला लूप तो चलेगा ही चलेगा। अब जब वैल्यू 5 हो जाएगी तो 5 लेस देन इक्वल्स टू है, तो यानी 5 पे भी ये वैल्यू चलने वाली है, तो उसका तो सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5 हो जाएगा दोस्तों। ये 1 2 3 4 5 हो जाएगा। कंटिन्यू स्किप करेगा रिमेनिंग लूप बॉडी बट डज नॉट स्टॉप प्रिंटिंग ऑल वैल्यूज फ्रॉम 1 to 5 विल प्रिंटेड। ठीक है दोस्तों, प्रिंट इसको स्टॉप नहीं करेगा, ये सिर्फ कन्फ्यूजन के लिए दिया है। काफ़ी लोग कन्फ्यूज होते हैं कि 1 2 4 5 यहाँ पे टिक कर देते हैं, बट ये जस्ट कन्फ्यूजन के लिए दिया है। अगर प्रिंट स्टेटमेंट इसके अंदर होता है फ्लूप के अंदर तो मे बी ये प्रिंट करना अलाउ नहीं करता, बट प्रिंट स्टेटमेंट बाहर है इसलिए इसको अलाउ करेगा दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटू पी स्ट्रिप एंड देन 5, इसका क्या मतलब होता है। कंपाइल टाइम एरर क्या? नहीं, कंपाइल टाइम एरर नहीं है। ये एरे तो है, पॉइंटर टू 5 इंटीजर, पॉइंटर टू 5 इंटीजर भी नहीं है, ये एरे है। पॉइंटर टू इंटीजर एरे, पॉइंटर टू इंटीजर एरे है, बट एरे ऑफ 5 इंटीजर जिसकी साइज क्या है 5 है। अगर यहाँ पे साइज 5 नहीं दे रखी थी तो हम कहते थे कि पॉइंटर टू एन इंटीजर एरे, बट यहाँ पे साइज दे रखी है इसलिए पॉइंटर टू एन एरे ऑफ 5 इंटीजर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, काफ़ी थोड़ा सा लॉजिकली क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं है। आप अगर थोड़ा सा बेसिक्स आपके अच्छे होंगे तो आप इजीली इसको कर पाएंगे दोस्तों। इज ए पॉइंटर टू एन एरे ऑफ 5 इंटीजर। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन, इन रिलेशन आर 1 2 and 2 3 द मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर दैट मस्ट बी एडेड सो दैट द रिलेशन बिकम रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है कि आपके जो है आर एक रिलेशन है जिसमें आपके पास दो वेरिएबल है या दो वैल्यूज़ हैं 1 2 and 2 3। ठीक है, अब इसमें आपको कितने मिनिमम पेयर बनाने होंगे ताकि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसको बनाने के लिए दोस्तों बेसिकली क्या करेंगे, 1 2 एक मेरे को रिलेशन दे रखा है, यानी एक इसमें पैरामीटर वैल्यू दे रखी है, और एक मेरे को 2 3 दे रखा है। तो अगर मैं रिफ्लेक्सिविटी की बात करूँ, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है, खुद का खुद से, यानी रिफ्लेक्सिव यानी खुद का खुद से होना चाहिए। तो 1 1 2 2 और देन 3 3 ये तीनों वैल्यू इसमें होनी चाहिए। तो 3 वैल्यू तो आप ये ऐड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, 3 वैल्यू तो ये आपने ऐड कर दी। उसके बाद सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक में क्या होता है कि जो सेम वैल्यू होती है दोस्तों, ठीक है, लेट सपोज 1 2 है, 1 2 अगर मेरे पास है और 2 3 अगर है, तो 1 2 and 2 3 है, तो मतलब इसका सिमेट्रिक जो है, इसके जो सिमेट्रिक है यानी 2 1 भी होना चाहिए और 3 2 भी इसमें ऐड होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये भी दोनों इसमें ऐड होने चाहिए। रिफ्लेक्सिविटी में हमने 3 ऐड कर दिए, इसमें हमने 2 और ऐड कर दिए। ठीक है दोस्तों, अब ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर 1 और 2 और 2 और 3 है तो 1 और 3 भी दोस्तों इसमें होना चाहिए, यानी 1 और 3 भी दोस्तों इसमें निकल के आना चाहिए। तो ये 1 और 3 भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 3 और 2 5 और 1 6 ऐड कर दिए, और 2 पहले से, टोटल होगा 8। ठीक है, 1 और 3 है, बट इसका जो रिवर्स होगा रिफ्लेक्सिव के अकॉर्डिंग वो 3 और 1 भी होगा। ठीक है, तो टोटल 7 इसमें वैल्यू ऐड हो जाएगी। यहाँ पे मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन भी कर रखा है। देखिए, रिफ्लेक्सिव के केस में हमने 3 ऐड कर दिए, 1 1 2 2 and 3 3, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर ए और ए है तो सारे एलिमेंट जो है वो ए में होने चाहिए, तो ये 3 अपने ऐड कर दिए। और सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है कि ए बी अगर आर रिलेशन में है तो बी ए भी आर में होना चाहिए, यानी 1 2 आर में है तो 2 1 हम ऐड करेंगे, 2 3 आर में है तो 3 2 ऐड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि 1 2 and 2 3 अगर है, यानी ए और बी अगर आर में है और बी और सी भी आर में है, तो ओ और सी भी आर में होने चाहिए, यानी 1 2 और 2 3 है तो 1 3 भी होना चाहिए। ठीक है, वी हैव 3 2 and 2 1 ऑल्सो, तो 3 1 भी ऐड हो जाएगा। जब हमने यहाँ पे ये दोनों ऐड किए 3 2 1 से और 2 1 और 3 2 से, या 3 2 and 2 1 से, तो 3 1 भी क्या हो जाएगा इसमें ऐड हो जाएगा, तो 3 and 1 भी ऐड हो जाएगा, 1 और 3 पहले से था। तो जो हमारी जो पूरी लिस्ट आएगी दोस्तों 1 2 2 3 1 1, और ये जो है टोटल 9 एलिमेंट निकल के आ जाएंगे यहाँ पे। अब बट यहाँ पे 2 एलिमेंट क्वेश्चन में ऑलरेडी दिए हुए, तो वो पेयर हम लोग लेस कर देंगे, तो जो रिमेनिंग बचेंगे दोस्तों हमारे पास वो 7 बचेंगे, तो यहाँ पे 7 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में, तो उसमें भी आप इसको देख सकते हैं, काफ़ी बार पूछा जाता है, तो आप देख ध्यान रखिएगा दोस्तों उसको। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। विच एरर डिटेक्शन मेथड इज़ यूज्ड इन ATM सेल। ATM सेल में कौन सा एरर डिटेक्शन मेथड यूज़ होता है, सिंपल CRC यूज़ होता है। CRC क्या होता है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। आप लोगों ने नेटवर्किंग में जब मैंने क्वेश्चंस कराए थे पहले भी, वो उसमें भी आपने देख रखा होगा
कि CRC को हम लोग क्या कहते हैं, CRC जब हम लोग बिट क्रिएट करते हैं तो CRC कैलकुलेटर हम लोग CRC यूज़ करते हैं साइक्लिक रिडंडेंसी चेक के लिए, ठीक है। उसमें बेसिकली क्या होता है, पॉलिनोमियल वगैरह हम लोग क्रिएट करते हैं और उसको यूज़ करते हैं हम लोग बिट को फाइंड करते हैं कि एरर कहीं पे है या नहीं है। तो ATM सेल में हम लोग CRC यूज़ करते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। विच एरर पैटर्न इज मोस्ट डिफिकल्ट फॉर चेकसम टू डिटेक्ट, चेकसम को डिटेक्ट करने के लिए सबसे डिफिकल्ट एरर कौन सा है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो डिफिकल्ट है चेकसम को डिटेक्ट करने के लिए वो है बस्ट एरर विथ स्ट्रक्चर। बस्ट एरर्स जो भी होती है, बस्ट एरर्स का मतलब आप समझ गए, बस्ट एरर मतलब कि एक साथ मल्टीपल एरर्स जब जनरेट होती है तो उसको हम लोग बस्ट एरर कहते हैं, यानी बम्बार्डिंग होती है एरर्स की। तो उसको अगर डिटेक्ट करना हो चेकसम में तो काफ़ी डिफिकल्ट होता है। सिंगल बिट एरर तो इसके लिए तो जाना ही जाता है, हम लोग इजीली करते हैं। रैंडम नाइस एरर भी हम लोग इजीली निकाल पाते हैं। पैरिटी एरर तो चेकसम के थ्रू हम निकालते ही हैं, बट अगर बस्ट एरर फाइंड करना हो चेकसम के थ्रू तो काफ़ी डिफिकल्ट होता है ये। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टोटोलॉजी, टोटोलॉजी इनमें से कौन सा है? टोटोलॉजी का बेसिक कंसेप्ट दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हर एक कंडीशन में ये ट्रू होना चाहिए, यानी हर एक वैल्यू पे ये ट्रू सेटिस्फाई होना चाहिए, तो हम इसको टोटोलॉजी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर अगर एक ही बात करें, मान लो ये ट्रू है और ये ट्रू है तो दोनों निकल के ट्रू आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये ट्रू है और ये फॉल्स है तो ये ट्रू एंड फॉल्स मिलके क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ट्रू था, यहाँ पे फॉल्स था, तो ये कंडीशन नहीं होगी, ये कंडीशन मैच नहीं होगी। ऑप्शन नंबर 2 पे अगर मैं जाऊँ, ये ट्रू है, ठीक है, और ये भी मान लो ट्रू है, तो ट्रू एंड ट्रू मिलके क्या होगा, ट्रू हो गया। आपने बी को ट्रू रखा है यहाँ पे और मान लो यहाँ पे फॉल्स रख दिया, ठीक है, तो ये ट्रू एंड फॉल्स और ऑपरेटर है तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन नंबर वैलिड नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर 3 की अगर मैं बात करूँ तो ये ट्रू है और ये ट्रू है तो ये और ऑपरेटर हो गया, यानी और ऑपरेटर में ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। और ऐसे ही ए एंड सी, ये ट्रू था, ये भी ट्रू था, तो ये ट्रू एंड ट्रू के केस में भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। और मान लो यहाँ पे बी फॉल्स होता तो उस केस में भी क्या होता, ट्रू हो जाता, क्योंकि ए और बी है यानी ट्रू और फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो टोटोलॉजी को फॉलो कर रहा है, बट और कोई भी ऑप्शन जो है वो ऑप्शन फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इफ़ ए बी इज़ ट्रू देन बी इज़ ट्रू हैंस बी एंड सी मस्ट बी ट्रू। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया, ठीक है दोस्तों। अब है फ्रॉम ए कंप्लीट ग्राफ बाय रिमूविंग द मैक्सिमम एज वी कैन कंस्ट्रक्ट ए स्पैनिंग ट्री। देखो दोस्तों इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, अगर मैं एजिस में से नंबर ऑफ नोड्स हैं उसमें से एक लेस कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास जो फार्मूला निकल के आएगा उससे हम लोग स्पैनिंग ट्री कनेक्ट कर सकते हैं। तो ई माइनस एन और ये माइनस माइनस जगह क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो ये फार्मूला निकल के आता है ई माइनस एन +1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रखा है कि ठीक है, स्पेलिंग ट्री ऑन एन वेक्टर्स ऑलवेज एज n-1 एज, इसमें भी n वर्टिसेस हैं अगर उसमें, ठीक है, तो उसमें जो एजेस होंगी वो n-1 होगी। टू ऑब्टेन ए स्पैनिंग ट्री फ्रॉम कंप्लीट ग्राफ वी मस्ट रिमूव एज मैनी एजेस एज पॉसिबल बाय कीपिंग द ग्राफ कनेक्टेड। ग्राफ को कनेक्ट करने के लिए हम लोग इतनी एजेस रिमूव करते हैं ताकि ग्राफ कनेक्ट रहे। तो हम लोग n-1 जो है, जो इसकी वर्टिसेस है, उसको हम लोग रिमूव माइनस कर सकते हैं। तो यही फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी पे भी आते हैं यहाँ पे, तो अभी मैं आपको करा देता हूँ। इन हाउ मैनी वेज 8 इंडियंस 4 अमेरिकन्स एंड 4 इंग्लिशमैन कैन बी सीटेड इन ए रो दैट ऑल पर्सन ऑफ सेम नेशनलिटी सिट टुगेदर। यानी कि वो पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि सारे नेशनल्स एक साथ बैठे। तो ये तो फैक्टोरियल 8 तरीके से बिठा सकता हूँ, इसको फैक्टोरियल 4 तरीके से बिठा सकता हूँ, ठीक है, और जो तीसरा वाला उसको फैक्टोरियल 4 तरीके से हम लोग बिठा सकते हैं, ठीक है। तो ये अब आपस में अगर इनका इंटरचेंज होगा तो ये 3 पार्टीज हैं, इंडियंस, अमेरिकन और इंग्लिशमैन, तो इनके आपस में इंटरचेंज को रोकने के लिए हम लोग फैक्टोरियल 3 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल सी बात है, 8 इंडियंस है उनको फैक्टोरियल 8 से, 4 अमेरिकन से वो फैक्टोरियल 4 से, और 4 इंग्लिशमैन उनको 4 से। बट तीनों का आपस में इंटरचेंज हो सकता है, यानी कि 8 इंडियंस जो है वो यहाँ पे भी आ सकते हैं, 4 अमेरिकन यहाँ पे भी आ सकते हैं। तो वो जो 3 टाइप दे रखे हैं, इसलिए फैक्टोरियल 3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई होकर ये 8, 4 एंड 3 आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फैक्टोरियल में डायरेक्ट पूछा है, तो आप डायरेक्ट इसमें टिक कर सकते हैं दोस्तों। अब वाई CRC कॉमनली इम्प्लीमेंटेड इन हार्डवेयर। हार्डवेयर में क्यों इम्प्लीमेंट किया जाता है दोस्तों उसको? सॉफ्टवेयर इज अनरिलायबल, नहीं ऐसी बात नहीं है। CRC रिक्वायर्स फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन, नहीं फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन कोई ऐसा रिक्वायर नहीं होता। पॉलिनोमियल डिवीजन इज एफिशिएंट इन हार्डवेयर, ये बात बिल्कुल सही है। जब हम लोग पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, पॉलिनोमियल आपने लोगों ने पढ़ रखा होगा दोस्तों, जब हम लोग x³ + x² + 1 है, जैसे लेट सपोज ये कोई पॉलिनोमियल है, तो हार्डवेयर के केस में ये काफ़ी इजी होता है इसे डिवाइड करना, इसलिए हम लोग हार्डवेयर के केस में इसको यूज़ करते हैं दोस्तों।
अब विच प्रॉपर्टी इज इसेंशियल फॉर एन एरर डिटेक्शन कोड टू डिटेक्ट के एरर्स। के एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग कितने इसेंशियल है। बेसिकली दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये हैमिंग कोड का है, ठीक है। हैमिंग कोड अगर आपने पढ़ रखा हो तो उसमें हम लोग को अगर एरर डिटेक्ट करना है तो हम लोगों को जो मिनिमम डिस्टेंस होती है +1 लेके चलनी पड़ती है। मान लो के एरर डिटेक्ट करनी है, ठीक है, या पी एरर डिटेक्ट करनी है तो आपकी जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो 1 ज़्यादा होगी, p+1 हम लोग लेके चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। The total number of words formed by 2 vowels and 3 consonant taken from 4 vowels and 5 consonant is। बेसिकली दोस्तों क्या कहना चाह रहा है कि 2 वावल मेरे को बनाने हैं, ठीक है, 2 वावल करने हैं फ्रॉम 4 वावल्स, 4 वावल्स में से, तो 4C2 तरीके से ये आ जाएगा, ठीक है। और 3 कॉन्सोनेंट निकालने हैं 5 कॉन्सोनेंट में से, तो 5C3 जो है दोस्तों ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। और टोटल नंबर निकालने हैं मुझे, ठीक है, तो टोटल नंबर निकालने के लिए इसको 3 ये निकाले और 2 ये निकाले, इनका अरेंजमेंट फैक्टोरियल 5 से हो जाएगा। तो 4C2 की वैल्यू क्या होती है, 4C2 की वैल्यू होती है 6, 5C3 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 10, और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है 120, ठीक है 120। तो ये 60 हो गया और 60 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 72 आएगा। 12 6 या 72 एंड 2 जीरो हम लोग आगे लगा देंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगेन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, 1-2 सवाल यहाँ पे आ जाते हैं एग्जाम में, तो आप ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेमोरी एलिमेंट। मेमोरी एलिमेंट कौन सा है जिसमें मेमोरी स्टोर रहती है, तो जो SR फ्लिप फ्लॉप है दोस्तों ये मेमोरी एलिमेंट आता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये पूछा भी गया है दोस्तों, इवन मैं आपको यहाँ पे भी दिखा दूंगा, हिंदी में भी ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ आपकी नॉलेज के लिए। कौन सा एक मेमोरी एलिमेंट है दोस्तों, यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं, तो फ्लिप फ्लॉप जो है वो एक मेमोरी एलिमेंट होता है दोस्तों। अब जो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट कौन सा है दोस्तों, तो नैंड गेट जो होता है वो यूनिवर्सल गेट होता है दोस्तों। विच OSI लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए कौन सी लेयर रेस्पॉन्सिबल है, ट्रांसपोर्ट लेयर जो दोस्तों प्रोसेस टू प्रोसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। यानी एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में हम लोग को फॉलो करना है तो हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर यूज़ करते हैं। द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ ग्रे कोड इज। बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना है इस ग्रे कोड का दोस्तों। एक बात याद रखिएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। 111 और 00 आपको दे रखा है। बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना अगर आपको है तो जो पहली वाली वैल्यू है दोस्तों इसको आप फिक्स करते हैं हमेशा, जिसको हम MSB कहते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है, इसको आप यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। अब जो बिट यहाँ पे फिक्स हुई वो जो भी वैल्यू है उसको हम लोग अगले के साथ एक्सॉर करते हैं, यानी इसके साथ हम इसका एक्सॉर करेंगे। सॉरी 1 एक्सॉर 1 करेंगे तो 0 आएगा, सेम पर होता है 0 बिट, अल्टरनेट पे 1। अब जो अगली बिट आई 0 का अगले के साथ करेंगे तो आएगा 1, ठीक है। फिर जो 1 आया उसके 0 के साथ करेंगे तो 1 का 0 के साथ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर 1 का 0 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 10.111 जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि 11100 है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो 1 है, ये जो पहला है जिसको हम MSB कहते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट भी कहते हैं, इसको हम लोग फिक्स कर देते हैं। अब जो भी ये वैल्यू रहेगी, अगर यहाँ पे 0 होता तो यहाँ पे हम इसको 0 फिट कर देते। अब जो बाकी की बिट है उसके साथ हम इसका एक्सॉर करते हैं, ठीक है। तो 1 का 1 के साथ एक्सॉर करेंगे तो सेम बिट के एक्सॉर में वैल्यू 0 आती है। अब जो नया हम लोग के पास बिट बन के आया उसका अगले के साथ हम लोग एक्सॉर करेंगे तो 0 और 1 अल्टरनेट पर क्या होती है, वैल्यू 1 होती है। फिर जो बिट बन के उसका हम अगले के साथ करेंगे तो 1 और 0 का एक्सॉर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर हम लोग इसका एक्सॉर करेंगे, ठीक है। मान लो यहाँ पे 1 होता तो 1 एक्सॉर 1 क्या होता 0 रहता, बट यहाँ पे 0 है तो उसके साथ करेंगे तो फिर से 1 हो जाएगा। तो जो आउटपुट निकल के आएगा वो 10.111 आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट बिट इज बाइनरी ऑफ द सेम एज ग्रे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये अपने बाइनरी किया है 101011, यही मैंने आपको यहाँ पे करके बताया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप। ग्रुप की नेसेसरी प्रॉपर्टी क्या नहीं होती है, कम्यूटेटिविटी होती है दोस्तों। जो कम्यूटेटिविटी होती है वो उसकी ग्रुप की प्रॉपर्टी नहीं होती है। एसोसिएटिविटी होती है, एक्सिस्टेंस ऑफ इन्वर्स होती है और एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी होती है, बट कम्यूटेटिविटी जो होती है वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं होती है। कम्यूटेटिविटी बेसिकली क्या होती है, अगर मान लो A और B जो है किसी ग्रुप में बिलोंग कर रहे हैं G में, ठीक है, किसी ग्रुप G में बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि A मल्टीप्लाई B भी उस ग्रुप में बिलोंग करेगा, ठीक है। ये कम्यूटेटिविटी का मतलब हो गया, बट ये जो है वो ग्रुप की बेसिक कंडीशन में फॉलो नहीं होता है कि A मल्टीप्लाई B भी उस ग्रुप में फॉलो होगा। तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए इसलिए करेक्ट हो जाएगा। ये ग्रुप G जो है वो ऐसे डिनोट करता है, इट्स कॉल्ड ग्रुप
इफ इट सेटिस्फाई, क्लोजर सेटिस्फाई होना चाहिए, एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी ए बी सी ग्रुप जी में है तो ए बी स्टार सी और ए स्टार बी सी जो है वो होने चाहिए, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी होना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी दोस्तों हो सकता है। अब व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए सेट ऑफ 5 एलिमेंट, 5 एलिमेंट के सेट में, यानी मेरे पास 5 एलिमेंट है, उसके सेट में मेरे पास पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशन जो है वो बताने हैं दोस्तों। तो 5 पेयर है दोस्तों बेसिकली, तो 5 एलिमेंट्स का 5 पेयर के साथ हम लोग करेंगे, तो 5 × 5 यानी 25 एलिमेंट्स मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है। अब 25 में से जो कॉमन वाले 5 हैं वो हम लोग लेस कर देते हैं, ठीक है। तो मेरे पास कितने रिमेनिंग रहते हैं, 20 रहते हैं। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें तो 2 की पावर 20 हो जाएगा, 2 की पावर 20 जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है दोस्तों। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। 5 एलिमेंट के केस में पूछा है, ठीक है। पॉसिबल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव यानी कि सेम का सेम से, तो सेम का सेम से कितनी तरह से हो सकता है, 5 × 5 25 तरीके से। बट इसमें से जो कॉमन वाले हैं 5 जो वैल्यू कॉमन है जो रिपीट होगी वो हम लोग लेस कर देते और उसके बाद जो आउटपुट आता है उसको 2 की पावर में रख देते। तो ये यहाँ पे क्या रखा है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर जो है 5 के वो 25 हो गए, ठीक है। और जो रिमेनिंग पेयर है 5 वाले ये तो हम लोग हटा देंगे, तो 20 रिमेनिंग रह जाएगा। और ईच ऑफ दीज 20 पेयर्स कैन आइदर बी इंक्लूडेड और एक्सीडेड इंडिपेंडेंटली, 2 की पावर 20 हो जाएगा। व्हाट इज द रिमेनिंग ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, तो कैर एस्ट्रिप और देन एस्ट्रिप फंक्शन दे रखा है, सॉरी नॉट फंक्शन, एफ दे रखा है एक एरे का, ठीक है। एफ इज एन एरे ऑफ पॉइंटर टू कैरेक्टर्स, क्या ये एरे है पॉइंटर कैरेक्टर का, एफ इज ए पॉइंटर टू एन एरे ऑफ फंक्शंस रिटर्निंग एक कैरेक्टर पॉइंटर, ठीक है। ये हो सकता है क्योंकि ये फंक्शन आगे हम लोगों ने सिंगल कोट्स और फिर हम लोगों ने सेमीकोलन दे रखा है, तो एक तरह से रिप्रेजेंट तो फंक्शन को कर रहा है, एरे को तो कर नहीं रहा है। लेकिन हम थर्ड और फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, एफ इज एन एरे ऑफ पॉइंटर टू फंक्शन रिटर्निंग टू ए कैरेक्टर पॉइंटर। हाँ तो देखो सेकंड और थर्ड और फोर्थ, एफ इज ए फंक्शन रिटर्निंग एरे ऑफ पॉइंटर, ये भी फोर्थ भी गलत है। सेकंड और थर्ड में थोड़ा सा लैंग्वेज का डिफरेंस है, तो एफ इज ए पॉइंटर टू एन एरे, एफ जो है वो पॉइंटर है टू एन एरे और एफ इज एन एरे ऑफ पॉइंटर। तो मेरे हिसाब से ये ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों वो ज़्यादा सही लग रहा है कि एरे ऑफ पॉइंटर्स है दोस्तों, एफ जो है वो एरे ऑफ पॉइंटर्स है, यानी पॉइंटर्स का एरे है, ठीक है, जो कि एक फंक्शन को डिनोट कर रहा है और वो कैर को रिटर्न कर रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। अब अगला क्वेश्चन बाइनरी इक्विवेलेंट, दोस्तों ये आप भी करेंगे, ठीक है। आप मेरे साथ साथ करिए या फिर आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए दोस्तों। आप खुद सॉल्व करेंगे तभी दोस्तों आप लोग इसको कर पाएंगे, मैं तो यहाँ पे करा दूंगा, पर आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको खुद को भी सॉल्व करना चाहिए इसको। तो अगेन जो क्वेश्चन है पहला 1 को हमने फिट कर दिया, 1 को हमने फिक्स कर दिया मोस्ट एलिमेंट बिट को, इसके बाद 1 के साथ 0 के साथ हम एक्सोर करेंगे, तो 1 का 0 के साथ एक्सोर क्या हो जाएगा, 1 का 0 के साथ एक्सोर हो जाएगा 1, यानी अल्टरनेट पे 1। फिर 1 का अगले 1 के साथ करेंगे तो 0, फिर 0 का 1 के साथ करेंगे तो 1, और फिर 1 का 0 के साथ करेंगे तो 1 आएगा, यानी 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी बार पूछा गया है दोस्तों, 2 क्वेश्चन तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बाइनरी कोड वाला जो क्वेश्चन है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। तो अगर दिए गए ग्राफ में कट वर्टिसेस की पहचान करें, दोस्तों आप देख भी पा रहे हैं यहाँ पे ये कट वर्टिसेस वाला क्वेश्चन इंग्लिश में भी दिया हुआ है कि आप लोगों को कट वर्टिसेस बताने हैं। कट वर्टिसेस बेसिकली क्या होता है दोस्तों कि अगर किसी वर्टिसेस को हटाने के बाद वो ग्राफ एग्जिस्टेंस में रहता है या नहीं रहता है, तो मान लो लेट सपोज मैं इस वर्टिसेस को हटा देता हूँ, ठीक है, इस वर्टिसेस को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, लेट सपोज अज्यूम करिएगा, तो क्या मेरा ग्राफ एग्जिस्टेंस में रहेगा, बिल्कुल रहेगा। सी से बी पे जा रहा हूँ, सी से ई पे जा रहा हूँ, डी से मेरे पास ई पे जा रहा हूँ, तो ये जो है ये एग्जिस्टेंस में रहेगा। अब मान लो मैं डी को रिमूव कर देता हूँ, डी को रिमूव कर दिया तो भी क्या ये ग्राफ एग्जिस्टेंस में रहेगा, बिल्कुल रहेगा। सारे नोड्स आपस में किसी न किसी वे में कनेक्टेड है, बस ये वाला जो पोर्शन है वो कनेक्टेड नहीं है, उसके अलावा जो सारे पोर्शन है वो किसी न किसी वे में कनेक्टेड है, तो भी एग्जिस्टेंस में रहेगा। अब मान लो मैं बी नोड को हटा देता हूँ, अगर मान लो मैंने बी नोड को हटा दिया तो ये क्या हो जाएगा, ए और डी तो दोस्तों अलग हो जाएगा, ए और डी एक अलग हो जाएगा और सी और ई क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये जो आपस में कनेक्टेड नहीं रहेंगे, ठीक है, इसलिए बी नोड जो है वो कट वर्टिसेस का एग्जांपल हो जाएगा। ऐसे ही मान लो सी को हटा देता हूँ, तो सी को हटाने पे ये तीनों नोड तो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, बट ये जो ई नोड है ये अलग से हो जाएगा, तो इसलिए मैं सी को भी हटा नहीं सकता, यानी बी और सी जो है मेरे वो कट वर्टिसेस हो गए। बट ई को अगर मैं हटा दूंगा तो क्या मेरा एग्जिस्टेंस में रहेगा, तो रहेगा, एक तो ये मेरा लूप हो जाएगा और ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे।
तो ये रहेगा। तो बी और सी जो है दोस्तों कट वर्टिसेस के एग्जाम्पल हो गए। बी और सी जिस भी ऑप्शन में दे रखा है तो वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, सी और बी का लो या बी और सी का लो, तो वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मॉनिटर ए यूजर्स एक्टिविटी ऑन द इंटरनेट एंड ट्रांसमिट दैट इंफॉर्मेशन इन द बैकग्राउंड टू समवन एल्स। ठीक है, इंटरनेट पर उपयोगकर्ता की गतिविधि की निगरानी करता है एवं पृष्ठभूमि पर उस जानकारी को किसी और से प्रेषित करता है। ये कौन करता है दोस्तों? निगरानी वर्ड आ रहा है तो कौन, यानी जासूसी कर रहा है, कोई स्पाइंग कर रहा है। ठीक है, इससे आप समझ सकते हैं, यानी स्पाई वेयर कर रहा है कोई। स्पाई वेयर जो है दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है ना, स्पाई वेयर आप जानते भी होंगे कि जासूसी करना है, निगरानी करना होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। स्पाई वेयर यहाँ पे टिक कर सकते हैं। अब ए पोर्शन ऑफ polyformic virus generally called a dash creates a random encryption key to encrypt the remainder of the virus। ठीक है, तो ये जो है ये आमतौर पर पॉलीफॉर्मिक वायरस के एक हिस्से को कहा जाता है। ठीक है, जो वायरस के शेष को एनक्रिप्ट करने के लिए रैंडम एन्क्रिप्शन कुंजी बनाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिक इंजन कहते हैं। ठीक है, पॉलीमॉर्फिक इंजन जो है वो पॉलीमॉर्फिक वायरस का एक हिस्सा है जो कि वायरस के शेष यानी वायरस की को एनक्रिप्ट करने के लिए कुंजी बनाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। SSID स्टैंड फॉर, SSID बेसिकली क्या होता है? सर्विस सेट आइडेंटिफायर जो है उस SSID का फुल फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसका हिंदी में भी क्वेश्चन दे रखा है, तो सर्विस सेट आइडेंटिफायर दोस्तों यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों अभी और भी क्वेश्चंस हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने हैं। इवन पेपर 2 भी मैं आपको कराऊंगा सॉल्व, इवन जो अदर हिंदी वाले क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपकी क्लास लूँगा। ठीक है, तो आप जब तक जो है चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। SS प्रैक्टिकल एजुकेशन नाम से जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका आप SS जो कि अबाउट में भी यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, यूट्यूब के अबाउट में भी दे रखा है SS प्रैक्टिकल एजुकेशन, उस चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं चाहें तो। ठीक है, और अगर आपके कोई डाउट है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए गुड डे।